हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले केमिकल स्टरलाइजेशन में हमने कहा था कि दो सब पार्ट्स हैं जिसमें लिक्विड और गैस स्टरलाइजेशन है। आज हम लिक्विड स्टरलाइजेशन की बात करेंगे मेनली। ठीक है, मतलब केमिकल में भी लिक्विड स्टरलाइजेशन की हम बात करेंगे। केमिकल स्टरलाइजेशन में कुछ हमारे एजेंट्स हैं जैसे अल्कोहल है, फिनॉल्स है, हेलोजन्स हैं और सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिन्हें हम एज ए केमिकल स्टरलाइजेशन एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अल्कोहल के जो फर्स्ट स्टरलाइजिंग एजेंट है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अल्कोहल में बेसिकली जो मेन स्टरलाइजिंग एजेंट है दीज आर द एथेनॉल एंड द आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल अगर आपने देखा है कि उसमें जो कॉटन स्वैब से अगर आपका कोई क्लीनिंग है, इंजेक्शन लगाने से पहले जो क्लीनिंग करते हैं दैट इज़ ऑल्सो है अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल में जो है एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल जो है इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है मेनली एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट। ये बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं लेकिन जो है ये एंडोस्पोर्स को किल नहीं करते। तो ये एक ड्रॉबैक इसको आप बोल सकते हो। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस को भी किल करने में ये कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन डीनेचुरेशन। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन खराब हो जाती है और जो भी माइक्रोबियल सिस्टम है वो आपका मर जाता है। उसके बाद और जो लिपिड कंटेंट है उनको, यानी कि जो एनवेलप है आउटर साइड पे जो एनवेलप है उसमें जो लिपिड कंटेंट है उसको डिसॉल्व कर देते हैं और माइक्रोबियल सिस्टम को जो है किल करने में हेल्प करते हैं। एथेनॉल जनरली 70% कंसनट्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन देखा गया है कि 60%, यानी कि अगर उससे थोड़ा सा कम लें 60% कंसनट्रेशन या 95 कंसनट्रेशन जो है वो भी उतना ही किल करती है। तो ऑन एन एवरेज जो है 70% कंसनट्रेशन पे इसको लिया जाता है, जो है एज ए यूज़ किया जाता है। प्योर एथेनॉल ये देखा गया कि चलिए प्योर एथेनॉल लेके देखते हैं, लेकिन प्योर एथेनॉल इज़ लेस इफेक्टिव, वो कम इफेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर एथेनॉल की बजाय अगर हम एथेनॉल प्लस वाटर यानी उसका एक्वस सोल्यूशन अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर एथेनॉल इज अ लेस इफेक्टिव देन द एक्वस सोल्यूशन बिकॉज द डीनेचुरेशन रिक्वायर्स वाटर। आइसोप्रोपेनॉल जो होता है वो मेनली प्रेफर किया जाता है देन इथाइल अल्कोहल। मतलब इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में आइसोप्रोपेनॉल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बिकॉज इट इज़ अ बेटर फैट सॉल्वेंट, यानी कि जो लिपिड यानी कि जो फैट है उसको उस कंटेंट को डिजोल्व करने में आपका जो आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल जो है वो बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद ये इसका बैक्टीरियोसाइडल और ये जो है ये एक्शन ज़्यादा अच्छा है और लेस वॉलेटाइल भी है। एथेनॉल और मैथेनॉल का जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल अगर हम बात करें एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और मैथेनॉल जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर जो है वो भी इफेक्टिव है फंगल स्पोर्स के लिए, लेकिन ये जो टॉक्सिक होता है, हम जानते हैं कि मैथेनॉल इज़ नॉट एडिबल, मतलब कि उसको हम पी नहीं सकते हैं। ओके, इट्स नॉट ए ड्रिंकेबल फॉर द ड्रिंकेबल पर्पस। कभी आपने जहरीली शराब सुना हो तो उसके अंदर मैथेनॉल ही मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो मैथेनॉल को आप ले नहीं सकते हैं इसलिए टॉक्सिक है और ये इन्फ्लेमेबल भी होता है। एथेनॉल तो मतलब कि जो अल्कोहल होता है वो फ्लेमेबल है। सेकंड, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। एक तो एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक है, उसके बाद वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और रैपिडली इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड जो है, सबसे पहले हमने अल्कोहल पे बात कर ली, अल्कोहल पे बात करके अब हम बात कर लेंगे एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड जो होगा इसके अंदर ग्लूटाराल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दो मेन केमिकल्स हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एंड द ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड है उसके वो कैसे एक्ट करते हैं, वो जनरली एक्टिवेट जो प्रोटीन्स हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं
और उसमें इनएक्टिवेशन वो कैसे करते हैं, वो क्रॉस लिंक फॉर्म करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन के ग्रुप्स हैं, जैसे SH ग्रुप है, सल्फा हाइड्रल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, इन ग्रुप के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करते हैं, जिससे प्रोटीन का नेचर डीनेचर हो जाता है, यानी प्रोटीन खराब हो जाता है। ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एज अ फॉर्मेलिन यूज करता है। फॉर्मेलिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं गैस स्टरलाइजेशन में। ये जनरली फॉर्मेलिन जो होता है वो कोई स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने और बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन को इनमें जब हम इनको इनएक्टिवेट, एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लूटाराल्डिहाइड की। ग्लूटाराल्डिहाइड जो है वो एज कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड वो लेस इरिटेटिंग है और मोर इफेक्टिव है देन द फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो 2% सोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं सिडेक्स। इसका जो 2% सोल्यूशन होता है दैट 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूटाराल्डिहाइड, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका MCQ का, वो सिडेक्स कहलाता है। सिडेक्स जो होता है, यानी कि इसको ध्यान रखिएगा, सिडेक्स जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है, ट्यूबरक्यूलोसाइडल है और स्पोरोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल, ट्यूबरक्यूलोसाइडल वो जनरली उसके 10 मिनट के एक्सपोजर में ही जो है वो जो है बैक्टीरियोसाइडल भी होता है, ट्यूबरक्यूलोसाइडल भी होता है 10 मिनट्स के अंदर, मतलब इसके एक्सपोजर से 10 मिनट के बाद में ये इनको मार देता है। लेकिन जो स्पोरोसाइडल है, स्पोरोसाइडल मतलब स्पोर को किल करने के लिए ये करीबन 3 से 10 घंटे का इसमें एक्सपोजर टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, इनको जो है इनको किल करता है। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर, डिसएडवांटेजेस हैं कि ये टॉक्सिक है, इरिटेंट है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन का भी थोड़ा सा जो है वो इरिटेशन होता है, और हमने पढ़ा था कि फॉर्मेलिन में कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो ये भी एक इसका एक ड्रॉबैक बनता है। ठीक है, एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज द फिनॉल एंड द फिनॉलिक्स। फिनॉल एंड द फिनॉलिक्स की, फिनॉल और फिनॉलिक्स। फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल को सबसे पहले एज ए डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ करने के लिए जिनको क्रेडिट दिया जाता है वो है जोसेफ लिस्टर। ठीक है, पहले फिनॉल को जो है जोसेफ लिस्टर ने जो रूम है ऑपरेशन थिएटर वगैरह उसको उसमें एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट फिनॉल को यूज़ किया था। ठीक है, और फिनॉल का एक और सिनोनिम है, दैट इज द कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जो फिनॉलिक्स हैं, फिनॉलिक्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, मतलब कि अगर हम बात करें कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कि जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, OH। अच्छा, ये कई बार बच्चे हैं ना, एक बहुत पहले का इंसिडेंस है कि मैंने बच्चे से पूछा था कि ये अंदर रिंग के अंदर जीरो क्यों बनाते, तो एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया था, इट्स फॉर डेकोरेशन। इट्स नॉट द डेकोरेशन, वो यहाँ पर ये कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। तो ये माना गया है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये सब कार्बन पे है, ये डबल बॉन्ड सब कार्बन पे है, तो यहाँ पर इसीलिए फाइनली ये वाला फॉर्म जो है ओके कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, फिनॉल और फिनॉलिक्स जो है, अब फिनॉलिक्स यानी उनके डेरिवेटिव, फिनॉल के डेरिवेटिव्स को हम फिनॉल के डेरिवेटिव्स को फिनॉलिक्स बोलते हैं। और फिनॉलिक्स के जो डेरिवेटिव मतलब जो फिनॉलिक्स के कंपाउंड हैं वो है ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, उसके बाद जो है आपका हेक्साक्लोरोफिन, उसके बाद ट्राइक्लोसन। ठीक है, ये कुछ मेन डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा क्रिसॉल, ये सब भी हैं, वो हम यूज़ करते हैं एज ए मेन फिनॉलिक्स एजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं और डीनेचर करते हैं प्रोटीन को, यानी कि ये अफेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं और प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी एक्ट करते हैं, प्रोटीन को भी डीनेचर करते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स को भी जो है डीनेचर करते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस हैं, ये स्टेबल हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, इन पे काफ़ी हद तक एक्टिवेट जो है इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो एप्लीकेशन के बाद जो डिसइंफेक्शन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक
परसिस्ट रहता है, बना रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि इनकी जो ऑर्डर है, मतलब फिनॉल की एक अजीब सी स्मेल आती है। जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो तो एक पिक्यूलियर जो स्मेल है वो आपके कपड़ों में से भी आने लगती है, ठीक है, तो पता लग जाता है भाई हॉस्पिटल से आए हैं। इसके अलावा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, और अगर फिनॉल जो होता है वो अगर हमारे स्किन पे लग जाए तो ये कॉस्टिक इफेक्ट देता है। कॉस्टिक मतलब कि वहाँ की स्किन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। तो क्योंकि एक बार मेरा भी फिनॉल से इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और जो है आपके केमिकल एजेंट्स की, जैसे उसके अंदर हमें हैलोजन पढ़ना है, डाइस पढ़ना है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, उनके बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं। चलिए, स्टरलाइजिंग एजेंट में जो केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट हम पढ़ रहे थे उसमें अब हम बात कर लेते हैं कुछ और केमिकल्स की, जिसमें अब है हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन्स के अंदर जो फ्लोरीन और ब्रोमीन है वो अगर आपको हैलोजन्स का कैटेगरी याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन और ब्रोमीन को हम यूज़ नहीं करते एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट। मेनली क्लोरीन और आयोडीन और क्लोरीन ही यूज़ किया जाता है एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन जो है हम जानते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अगर आपके घर में ये पड़ा हो, क्योंकि हर घर में घाव साफ करने के लिए, कोई वुंड वगैरह साफ करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन पड़ा रहता है। तो आयोडीन जो है बहुत ओल्डेस्ट और इफेक्टिव जो है स्टरलाइजिंग एजेंट है, एंटीसेप्टिक जिसको हम बोल सकते हैं, अगेंस्ट द ऑल माइक्रोब्स, फंजाई, वायरस, बैक्टीरियाज एज वेल एज, ठीक है। यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन काम कैसे करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को गड़बड़ाता है, ऑल्टर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन को चेंज करता है, यानी कि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में बाधा पहुँचाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो, ठीक है। एंड ऑल्टर्स द सेल मेम्ब्रेन की, और अगर प्रोटीन गड़बड़ाएगा तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी गड़बड़ाएगा, एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ अमीनो एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या करता है कि ये मेम्ब्रेन के फैटी एसिड्स और मेम्ब्रेन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर बाइंड होके मेम्ब्रेन को गड़बड़ाता है, यानी कि खराब करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आयोडीन किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, एक तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसमें हम आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर पढ़ते हैं। आयोडोफोर्स है, आयोडोफोर्स के अंदर आयोडीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आयोडीन को सस्टेन रिलीज करवाते हैं, मतलब कि आयोडीन को धीरे धीरे जो है रिलीज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आयोडोफोर हैं, देखिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन में एक दिक्कत ये होती है कि मुझसे हम घाव जब साफ करते हैं तो वहाँ पर एक स्टेन बन जाता है, लेकिन आयोडोफोर जो है, आयोडोफोर के अंदर आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का वो जो डिसएडवांटेज है, यानी कि जो स्टेन फॉर्मेशन है वो इसके अंदर नहीं होता है, तो ये स्टेन नहीं बनाता है, एंड लेस इरिटेटिंग, ये कंपैरेटिवली कम इरिटेटिंग है एज कम्पेयर टू टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके अलावा बीटाडीन सॉल्यूशन भी आई थिंक बहुत कॉमन यूज़ करते हैं सब, जिसमें पॉविडोन और आयोडीन का मिक्सचर होता है। पॉविडोन बेसिकली एक सरफेस एक्टिंग जो है आयोडोफोर है, मतलब आयोडोफोर प्लस अगर हम उसमें एक सरफेस एक्टिंग ग्रुप भी ऐड कर दें देन वो हो जाता है पॉविडोन आयोडीन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन की, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन की हमने बात कर ली है हैलोजन में फर्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। जो क्लोरीन होता है वो कौन कौन से एजेंट उसमें जो है एज ए एंटीसेप्टिक या स्टरलाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरीन हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी है, एक तरीके का जो है क्लोरीन का स्टरलाइजिंग एजेंट है। जो ClO2 है ये गैसियस फॉर्म है क्लोरीन की, ठीक है, और जनरली एरिया डिसइंफेक्टेंट में ये यूज़ किया जाता है। जो ClO2 है, ClO2 एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है उसके एंडोस्पोर्स को किल करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और जो फॉर्म है क्लोरीन का, दैट इज क्लोरेमीन। क्लोरेमीन जो होता है वो क्लोरीन और अमोनिया, NH3 मीन्स अमोनिया, क्लोरीन और अमोनिया का मिक्सचर होता है, और ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। देखिए जो क्लोरेमिन है या क्लोरीन के जो जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे डिसइंफेक्टेंट हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं और सैनिटाइजिंग एजेंट, इट्स ए सैनिटाइजिंग एजेंट। यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ, इट्स ए सैनिटाइजिंग एजेंट, वो एल लग रहा है थोड़ा सा, है ना, सैनिटाइजिंग एजेंट, ठीक है।
क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन की अगर याद हो तो क्लोरीन को जो है वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है बहुत अच्छा सैनिटाइज़र भी है क्लोरीन का, जो क्लोरामिन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे सैनिटाइजिंग एजेंट्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हैवी मेटल्स की। तो हैलोजन के अंदर, हैलोजन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम बात करेंगे हैवी मेटल्स की। तो ये आपका हैवी मेटल्स को मैं थोड़ा वेवी फॉर्म में बना देती हूँ तो आपको अलग से दिखेगा ही। अब देखिए हैवी मेटल्स के अंदर जो आपके सिल्वर हैं, कॉपर हैं और यहाँ पर मरकरी, ये 3 मेटल्स जो होते हैं वो खास तौर से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है तो जो बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन मतलब कि वो पहला खाना शुरू करता है, तो उसको हमेशा जो दिया जाता है पहला खाना वो सिल्वर की स्पून से दिया जाता है, यानी कि उसको चांदी की चम्मच से दिया जाता है। भले घर में कितना पैसा हो लेकिन सोने की चम्मच से कभी नहीं दिया जाएगा, चांदी की चम्मच से दिया जाता है। वाई इज़ इट सो? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और उसके अंदर बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्यों चांदी की चम्मच से खाना खिलाते हैं या चांदी की कटोरी वगैरह में बच्चे को खाना खिलाते हैं। तो सिल्वर, कॉपर और जो आपका Hg है यानी मरकरी है वो एज ए हैवी मैटर, उनके डिफरेंट कंपाउंड जो है वो हम यूज़ करते हैं एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं और सेलुलर प्रोटीन्स को बाय बाइंडिंग दैम आना चाहिए यहाँ पे, उनको इनएक्टिवेट करता है बाय बाइंडिंग दैम। एक मिनट, इसके स्पेलिंग है बाइंडिंग दैम, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हैवी मेटल्स हैं वो उनके साथ बाइंड होते हैं और उनको डीएक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेटल आयंस होते हैं वो प्रोटीन्स के सल्फा हाइड्रल ग्रुप यानी कि SH ग्रुप पे एक्ट करते हैं, सल्फा हाइड्रल ग्रुप पे एक्ट करते हैं और वहाँ पर जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनको डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जो सिल्वर है वो एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं और इसका 1% AgNO3, व्हाट इज द AgNO3? इट्स अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। AgNO3 इज द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इट्स अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर लैक्टेट, सिल्वर पिक्रेट, ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, सिल्वर लैक्टेट और सिल्वर पिक्रेट, ठीक है, सिल्वर पिक्रेट, ठीक है। तो ये जो आपका सिल्वर है ये बहुत अच्छा स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकने वाला और साइडल मतलब किल करने वाला एज वेल, मैंने डैश करके यानी यहाँ बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका, हमने सिल्वर की बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। जो कॉपर है दैट इज द मेन, कॉपर को अगर हम जो उसका जो कंपाउंड है दैट इज द कॉपर सल्फेट, ओके, दैट इज द कॉपर सल्फेट। अब देखिए इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो बहुत अच्छा, कॉपर सल्फेट का अगर फॉर्मूला देखें तो CuSO4, ओके। कॉपर सल्फेट जो होता है वो बहुत अच्छा एल्गीसाइड है, मतलब एल्गी को किल करता है। इसके अलावा इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो 1 ppm है वाटर के अंदर, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, वो वाटर के अंदर 1 ppm जो है उसका फॉर्म है। इसके अलावा कॉपर 8 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है, ये भी बहुत यूज़ किया जाता है खास तौर से पेंट के अंदर। और ये जो पेंट होते हैं इस तरीके के वो मिल्ड्यू फॉर्मेशन को रोकते हैं। मिल्ड्यू जो होता है एक तरीके का फंगल डिजीज है, यानी कि जब दीवारों पे फंगस को रोकता है ये, ठीक है। तो कॉपर 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो होता है वो दीवारों पर जो है उसको पेंट में यूज़ किया जाता है और अगर ऐसा पेंट हम यूज़ करते हैं तो वो फंगस को रोकता है, ठीक है। बारिश के दिनों में जैसे फंगस वगैरह लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जिंक की, ठीक है, जिंक की। यहाँ पर जिंक भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर जिंक भी, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक जो है, जिंक के डिफरेंट सॉल्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जिंक क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये यूज़ करते हैं हम और ये इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में, खास तौर से जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन को किल करता है ये, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे ZnCl2, व्हाट इज द ZnCl2? दैट इज द जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड जो होता है वो माउथ वॉश का बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है और ये हमारे माउथ के बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज को किल करता है। जो जिंक ऑक्साइड है इट्स एंटी फंगल एजेंट विच इज़ यूज इन द पेंट। ठीक है, तो जो जनरली एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं वो आपके पेंट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मरकरी भी आपको पेंट में ही यूज़ किया जाता है, बट एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग और द सरफेस आजकल इसको टॉक्सिसिटी, इसकी हाइयर टॉक्सिसिटी की वजह से इसको अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टरलाइजिंग एजेंट है दैट इज द सरफेस। ये दिस इज द लास्ट केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट विच इज इन योर सिलेबस और एज पर द क्वेश्चन पेपर्स जिसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट जो होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को हम सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज द सर्फेक्टेंट? सर्फेक्टेंट मतलब कि जो सरफेस मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाए तो दैट इज द सोप और डिटर्जेंट। ठीक है भाई, सोप और डिटर्जेंट होता क्या है कि भाई कोई मैल लगा हुआ है कपड़े पे, आप जब सोप या डिटर्जेंट जब डालते हो तो वो उसको क्या करते हो, रबिंग करते हो, तो देन फिर वो जो लेयर है वो टूट जाती है, देन फिर सारा जो डर्म है, सारा वो जो धूल और डस्ट का लेयर है वो टूट जाता है। ठीक है, यानी कि अगर उस लेयर में, अगर मैं बात करूं कि जैसे ये लेयर ऐसा फॉर्म है तो ये उसमें छेद कर देता है, जैसे छेद करता है ये पूरी जो डस्ट की लेयर है वो पूरी टूट जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करता है कि ये किस तरीके से एक्ट करता है, ये सरफेस टेंशन को कम करता है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन को कम करता है। ठीक है, इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसमें जो एजेंट्स है दीज आर द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट जो होते हैं ये आपके ऑयली फिल्म की लेयर्स को ब्रेक करते हैं और उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम ऑयल को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करें देन इट इज़ नोन एज द इमल्सिफिकेशन। ये एक्चुअली फैट के डाइजेशन के में भी इसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है और जब फैट को हटाना होता है तो भी वहाँ पर फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और फैट को बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है। यानी कि फैट मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना या छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटना दैट इज नोन एज द फैट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसलिए सोप और जो डिटर्जेंट्स हैं ये स्टरलाइजिंग एजेंट नहीं है, ये जर्म्स को हटाते हैं उस सरफेस से, यानी कि उनके जो फैट की लेयर है उसको हटा देंगे, तो इसीलिए हम इसको डी जर्मिनिंग एजेंट बोलते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स में जो मेन कुछ जो है, जैसे एसिड एनायनिक सैनिटाइजर, इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर एक और होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। जो एसिड एनायनिक सैनिटाइजर हैं, वो जो एसिड एनायनिक सैनिटाइजर्स होते हैं वो आपके नेगेटिवली एसिड एनायनिक वाला जो वर्ड है वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है और नेगेटिवली ग्रुप को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज पोर्शन है दैट इज द एनायन, वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिएक्ट कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, ऐसे ही जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, वो जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होते हैं, जैसे आपका अमोनियम आयन। ठीक है, और जो अमोनियम आयन होते हैं ये भी क्या करते हैं कि ये क्या करेंगे कि बहुत अच्छा जो ये बहुत अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं एंड देन उसको डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो आपके क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं बहुत अच्छे बैक्टीरियोसाइडल हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर खास तौर से देखा गया है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, BACT मतलब बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और ये फंजीसाइडल हैं, जो आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं दे आर गुड फंजीसाइडल, गुड अमीबोसाइडल, गुड वायरोसाइडल, यानी वायरस को भी किल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये एंडोस्पोर्स को किल नहीं कर पाते, ये एक बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है। अब यहाँ पर जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है उसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज द ज़ेफिरिन, और ज़ेफिरिन का केमिकल कंपाउंड है दैट इज द बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, एंड एक और है दैट इज द सिपाकोल जो है दैट इज द सिटाइल पायरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।